नमस्कार दोस्तों। तो भाई, जैसा कि मैंने आज आपसे कोचिंग में कहा था कि एक बार आप भारत भूगोल को या हिंदी को यहाँ पर पढ़ो और उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो उससे भी बढ़िया तरीके से जैसे आज आपने समझा, हालांकि मैं ये स्वयं मानता हूँ कि जो ऑफलाइन है उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन वीडियो देखना उससे बढ़िया नहीं है जितना ऑफलाइन है। लेकिन यदि आज आपने भारत भूगोल मेरा देखा था तो एक बार इसको दोबारा से देख लेंगे तो आपकी बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने का प्रयास करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ आपके लिए अपलोड करूँ। अब से पहले मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने इस चैनल का यूज कर रहा था, लेकिन अब आज के बाद मैं इस चैनल को आप अपने लिए तो करूँगा ही, बल्कि आपके लिए भी कुछ सोच कर करूँगा। आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए सोचूंगा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। मैं चाहता हूं कि जिनसे आज मेरी मुलाकात हुई है वो सक्सेस हो। मैं यही कामना करता हूं कि भाई आप अधिक से अधिक या जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिले, ठीक है। मुझे इससे ज़्यादा और खुशी नहीं होगी कि भाई आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए तो बढ़िया बात है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको आज कोचिंग में बताया था कि भाई जो यूपीएसआई वाले हैं उन्हें अपना फोकस जो रखना है वो किस पे रखना है, राज्य व्यवस्था पे रखना है, भारतीय संविधान। तो भैया भारतीय संविधान के लिए एक बुक है, ये भारतीय संविधान की बेस्ट बुक है। आपको दिख रहा हो तो इनके यहाँ पर ये राइटर लिखे हुए हैं महेश कुमार वर्णवाल, ठीक है। इनके यहाँ पर राइटर लिखे हुए हैं। भारतीय संविधान की बेस्ट बुक है, एनसीईआरटी है और बढ़िया बुक है। आपको सारी नहीं पढ़नी है, कृपया इसको आप ले लें पहले। जैसे ही मैं आपकी बार कोचिंग में आऊँगा आपको सब बता दूंगा आपको इसमें से पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। ये बढ़िया बुक है, महेश कुमार वर्णवाल की है। इसमें वन लाइनर सब कुछ बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। मेरी नज़र से मैं कहूँ तो आप यूपीएसआई या कोई भी एग्जाम हो, संविधान इससे बाहर नहीं है। आपके लिए बहुत ही सॉलिड किताब है ये, ठीक है। तो इस किताब को खरीद लें। लगभग इसका प्रिंट रेट जो है इस पर वो 380 रुपये है, पर आप देखो रुपए थोड़े ज़्यादा हैं, इस बात से ना घबराएं, पर किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। ये आपकी मैं संविधान की बताइए। एक मैंने आपको जीएस की भी बताई थी। जीएस की जो किताब है वो ये वाली किताब है। जीएस की किताब ये वाली है, आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज। सामान्य ज्ञान, इसमें भी जो बातें लिखी हुई हैं वो ऐसे लिखी हुई हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट है जीएस का, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, कुछ भी हो, सब कुछ है इसमें। साइंस भी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी गई है। बढ़िया किताब है, मेरी नज़र से ये भी बढ़िया है। और इसी की एक हिंदी आती है, इसकी हिंदी भी आती है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे नहीं रखी है, लेकिन थोड़ा अलग रखी है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो हिंदी भी आती है। आप ये सामान्य ज्ञान ले लें, सबके लिए है, बेहतर ये, ठीक है। और इसको पढ़ें, बड़े मज़ेदार है, इसमें डीपली भी है और थोड़ा बढ़िया भी है, समझ में भी आएगा। तो भाई हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। भारत भूगोल का ये पहला चैप्टर, ठीक है, जिसमें मैं चर्चा कर चुका हूँ। वहाँ पे मैंने थोड़ी देर समय बात ही करी थी बस, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा समझाने में टाइम लगता है। ऑनलाइन में तो क्या है, मेरे सामने कोई है तो नहीं, जैसा मैं कहूँगा ठीक है। मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि भाई आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि अभी मेरे इतने सब्सक्राइब नहीं है कि भाई मैं आपको ऑनलाइन आ सकूँ, ठीक है। ऑनलाइन नहीं आ सकता, मैं ऑफलाइन वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। और अब मैंने आपको बताया, इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड करता था केवल अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब के बाद मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा, ये समझ के करूँगा, मतलब कि जिससे आपका लाभ हो। तो भारत भूगोल ऊपर जो मानचित्र है वो हमने नहीं दर्शाया है, हालांकि दर्शाने का प्रयास जरूर किया है लेकिन हो नहीं पाया है। तो लेकिन हमें ऊपर वाले से जानना भी नहीं है, हमें तो केवल यहाँ तक चाइना तक ही पहुँचना है, ठीक है। ऊपर वाले की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, जो नीचे का है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। तो भाई भारत भूगोल पे चर्चा करने से पहले
मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं बिल्कुल ऐसे ही बताऊंगा जो मैं आपको कोचिंग में बता कर आया हूँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हम भारत भूगोल में जानने से पहले हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका हमें परिचय जानना आवश्यक है। बिना परिचय के हम सब्जेक्ट की कल्पना नहीं कर सकते। तो भूगोल क्या है? हमारे दिमाग में कि प्रश्न आ रहा है भूगोल है क्या? तो विश्व भूगोल में भूगोल की परिभाषा ये है कि पृथ्वी के अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं, ठीक है। विश्व भूगोल में जो भूगोल की परिभाषा है वो ये है कि पृथ्वी का जो अध्ययन है, पृथ्वी के अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के अध्ययन करने को हम भूगोल कहते हैं। भू अर्थात पृथ्वी, जो ज्योग्राफी शब्द है उसमें ज्यो का अर्थ जो होता है वो पृथ्वी होता है और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना, ठीक है। इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। भूगोल का पिता हिकेटियस को माना जाता है, लेकिन ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले जो प्रयोग किया था इरेटोस्थेनीज ने किया था, इसीलिए एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में भूगोल का पिता इरेटोस्थेनीज को भी माना जाता है, ठीक है। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो भूगोल के दो प्रकार हैं, ठीक है। कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, सबका अपना भूगोल होता है। यहाँ तक कि कोई भी जिला हो उसका भी अपना भूगोल होता है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना भूगोल है। पाकिस्तान का अपना अलग भूगोल है, भारत का अपना अलग भूगोल है। पूरी दुनिया का जो भूगोल है उसे हम विश्व भूगोल कहते हैं। वास्तव में भारत भूगोल पढ़ने से पहले हमें विश्व भूगोल पे चर्चा करना आवश्यक है, परंतु हम भारत भूगोल पे चल रहे हैं तो इसलिए मैं विश्व भूगोल को महत्व इतना देना नहीं चाहता। तो भारत भूगोल पे भाई सबसे पहले यदि हम विश्व भूगोल पढ़ लेते हैं तो लगभग हमारा 10% भारत भूगोल विश्व भूगोल में ही क्लियर हो जाता है। कल तो हम विश्व भूगोल नहीं पढ़ा है, मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो अपलोड करने की। मैं कह नहीं सकता, पक्का नहीं कहूँगा किसी भी बात के लिए, क्योंकि भाई आपको पता है मेरा भी जो पढ़ाई का काम मुझे अपना भी देखना पड़ता है। तो ये मानचित्र आपको दिख रहा होगा जिसपे हम भारत भूगोल के बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। भारत भूगोल में हम सबसे पहले भारत के नामों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत के नामों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। भारत के बहुत सारे नाम हैं, भारत के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ सुप्रसिद्ध नाम जो आज चर्चा में रहते हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं, जैसा मैं आपको पहले से ही बताता आया हूँ। सबसे पहले हमें भारत का जो सबसे पुराना नाम मिलता है वो क्या मिलता है? वो मिलता है हमको जम्बूद्वीप। भारत का सबसे पुराना नाम हमें कौन सा मिलता है? जम्बूद्वीप मिलता है। उसके बाद भारत का हमें जो दूसरा नाम मिलता है वो आर्यव्रत मिलता है, आर्यव्रत। इसके बाद भारत का जो हमें तीसरा नाम मिलता है वो भारत मिलता है। इसके बाद हमें भारत का हिंदुस्तान नाम मिलता है, हिंदुस्तान। कुछ लोग ये भी मानते हैं, मैंने बताया अभी था कि हिंदुओं के ऊपर भारत का नाम हिंदुस्तान है, ये बिल्कुल आपकी गलत व्याख्या है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भारत का इंडिया नाम है, इंडिया। संविधान के दायरे में जाएं तो भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया है, भारत अर्थात इंडिया। ये संविधान की नजर से हम कह सकते हैं संविधान में भारत का नाम लिखा होगा। तो इतने सारे नाम भारत के हैं, और भी नाम है भारत के, लेकिन हम उनको यहाँ पर महत्व देना उचित नहीं समझेंगे। जो और नाम है भारत के, यही नाम कुछ भारत के जो है वो फेमस है, और जो नाम है उनको महत्व हम नहीं देंगे, ठीक है। तो शुरू से चर्चा कर लेते हैं। मैंने बताया सबसे प्राचीन नाम जो है भारत का कौन सा है? सबसे प्राचीन नाम भारत का वो जम्बूद्वीप है। भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है? सवाल बन सकता है भारत का सबसे प्राचीन नाम बताओ। तो भारत का सबसे पुराना सबसे प्राचीन नाम जो है वो जम्बूद्वीप है, ठीक है। इसके बाद आर्यव्रत। आर्यव्रत भारत का नाम कैसे पड़ता है? सबसे पुराना नाम जम्बूद्वीप, उसके बाद भारत का जो हमें दूसरा नाम देखने को मिलता है वो है आर्यव्रत। आर्यव्रत भारत का नाम कैसे पड़ता है? तो मैंने बताया कि भारत में जब आर्य आए
लगभग भारत में आर्य आते हैं 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व में लगभग भारत में आर्य आते हैं। 600 ईसा पूर्व तक लगभग रहते हैं। आर्य सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो जब आर्य आते हैं, कहाँ से आए थे आर्य? मध्य एशिया से। वास्तव में एक कथन गलत है, ये भी मैंने बताया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी नहीं थे। जो नया रिसर्च आया है उससे पता चला है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। तो आर्य 1500 ईसा पूर्व में जब आए तो आर्य कहाँ पर आकर बसे? आर्य इस वाले प्रदेश में आकर बसे, ये वाला प्रदेश, ठीक है। अर्थात ये पाकिस्तान है और ये भारत है। इसको कहते हैं सप्त सैन्यम प्रदेश। आधा हिस्सा भारत में और आधा हिस्सा पाकिस्तान में वर्तमान में, लेकिन उस समय पाकिस्तान भारत के पास था, ये आप भी जानते हैं। तो आर्य इस क्षेत्र में आकर बसे, इस क्षेत्र को नाम दिया सप्त सैन्यम प्रदेश। ये बात है कब की? 1500 ईसा पूर्व की। लेकिन धीरे धीरे आर्य जब यहाँ पर आकर बसे तो आर्यों ने अपना विकास पूर्व की ओर किया। आर्य पूर्व की ओर बढ़ने लगे, ठीक है। आर्य आकर तो यहाँ बसे थे, लेकिन उन्होंने अपना विकास किधर किया? पूर्व की ओर। और पूर्व की ओर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा दिल्ली है, हरियाणा है, और आपका उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इधर जाएंगे तो फिर आगे बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो ऐसे धीरे धीरे आर्य कहाँ पहुँच गए? गंगा की घाटी में पहुँच जाते हैं। गंगा घाटी में आर्य कब पहुँच जाते हैं? ये बात है 1000 ईसा पूर्व के आसपास की। आर्य गंगा की घाटी में प्रवेश कर जाते हैं 1000 ईसा पूर्व के आसपास, और 1000 ईस्वी पूर्व से ही जो है उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल का समय कब से माना जाता है? ये माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। जब आर्य पूर्व की ओर प्रवेश करने लगे या पूर्व की ओर अपना विस्तार करने लगे थे, तभी से उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ जो है माना जाता है। तो जब आर्य पूर्व की ओर अपना प्रवेश कर जाते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऋग वैदिक काल के आर्य थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, जिसके हमें साक्ष्य मिलते हैं कि आर्य पूर्व की ओर बढ़े और लगभग एटा के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे का प्रयोग होने का साक्ष्य मिला है, जहाँ से लोहे को गलाने की जो भट्टी है वो प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कौशाम्बी से मिली है, हस्तिनापुर से मिली है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से इसके हमें साक्ष्य मिले हैं। ज़्यादा फेमस अतरंजी खेड़ा ही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये इतिहास का टॉपिक हो जाएगा यदि हम इसको आगे लेकर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ आर्यव्रत नाम भारत का कैसे पड़ता है। तो जो 1500 ईसा पूर्व के आसपास के आर्य थे, जिन्हें आप ऋग्वैदिक आर्य कहते हैं या ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, 1500 से लेकर 1000 का जो समय है, उस ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उनका जो मुख्य कार्य था, मुख्य व्यवसाय जो था क्या था? वो पशुपालन था या पशुचारण था। वो पशुओं को चराते थे, ठीक है। गाय उनमें उनकी प्रिय पशु होती थी, जिसे ऋग्वेद में अगण्य कहा गया, अर्थात नेमार नहीं हो गया, ठीक है। तो पशुओं को चराना उनका काम था, पशुपालन वो करते थे, मुख्य व्यवसाय उनका पशुपालन था। पशुओं को लेकर अक्सर आर्यों में आपस में युद्ध होता था। आर्य कबीलों में बटे हुए थे, मतलब टोलियों में बटे हुए थे, और जो कबीले थे, कबीले को आर्य जन कहते थे, टोली को आर्य क्या कहते थे? जन कहते थे। और जन का जो प्रमुख होता था, नेता होता था, वो कौन होता था? वो राजन होता था, ठीक है। राजन का सबसे बेस्ट मित्र जो होता था, जो हर समय राजन के साथ रहता था, वो पुरोहित होता था। पुरोहित का पद ऐसा था जो हर समय राजा के साथ रहता था। तो जो आर्यों के कबीले थे, जो जन थे, उनमें आपस में युद्ध होते रहते थे। युद्ध का कारण था पशुपालन। क्यों? कोई कबीला यहाँ पे यदि पशुचारण का कार्य कर रहा है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे जो चारा है हर समय तो सब जगह पे नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब रोज पशु से चरेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। ये तो आज भी ऐसा ही होता है। तो जब एक ही जगह कई दिन तक पशुपालन होता रहता था, मतलब आर्य एक ही जगह पर कई दिन तक ठहर जाते थे, तो वहाँ चारा और पानी की व्यवस्था जो है खत्म हो जाती थी। इसलिए वो उस स्थान को छोड़कर किसी नए दूसरे स्थान पर चले जाते थे, और जहाँ पानी और चारा की व्यवस्था होती वहीं ठहर जाते थे। अब जब वो किसी दूसरे स्थान पर जाते थे तो वहाँ कोई दूसरा कबीला होता था, और उस कबीले से उनका आपस में युद्ध छिड़ जाता था। दूसरा कबीला कहता था कि भाई यहाँ तो हमारे लिए चारा नहीं है, आप और यहाँ आ गए, तो उनमें आपस में संघर्ष हो जाता था। तो ऐसे हमें ऋग्वैदिक काल में आर्यों के बहुत सारे युद्ध देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सभी में एक आर्यों का सबसे फेमस युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम है
दशराज्ञ युद्ध। आर्यों का एक फेमस युद्ध होता है जिसका नाम है दशराज्ञ युद्ध। ठीक है, दशराज्ञ युद्ध का जो हमें उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, दशराज्ञ युद्ध का जो सबसे उल्लेख मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, जो आर्यव्रत और भारत नाम है, इन दोनों पे ये समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा दोनों नाम कैसे पड़े हैं। ठीक है, तो दशराज्ञ युद्ध का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध में एक तरफ भरत वंश था, भरत वंश, और भरत वंश के जो राजा थे जिनका नाम था सुदास, और दूसरी तरफ 5 जन थे, यानी कि 5 कबीले थे जिनमें यदु, तुर्वस और अनु, पुरु और द्रध्य, ये 5 कबीले एक तरफ थे और भरत वंश के राजा सुदास एक तरफ थे। और 5 कबीलों के साथ जिन्हें पंचजन कहते थे 5 जनजातियां भी थी, तो कुल मिला के वो 10 थे और ये एक कबीले था जो भरत वंश था, इसके राजा सुदास थे। युद्ध का कारण मैंने बताया कि पुरोहित जो होता था वो राजा का सबसे मुख्य व्यक्ति होता था, राजा का मित्र होता था, हर समय राजा के साथ रहता था। अब हुआ क्या, जो राजा सुदास थे इनके पुरोहित थे महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र इनके कौन थे? पुरोहित थे। ठीक है, अब किसी बात को लेकर इनका और विश्वामित्र का आपस में विवाद हो गया। जब इनका विवाद हो गया तो इन्होंने पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटा दिया और उसके स्थान पर गुरु वशिष्ठ को या महर्षि वशिष्ठ को अपना पुरोहित जो है बना लिया। इसी बात को लेकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने 5 कबीलों के साथ जाकर अपना हाथ मिला लिया, 5 कबीलों को अपने साथ मिला लिया और 5 जनजातियों को अपने साथ मिलाकर 5 कबीले और 5 जनजाति कह सकते हैं हम 10 जनों को अपने साथ मिला लिया और राजा सुदास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध वितस्ता नदी के किनारे हुआ, जिसको आप वर्तमान में परुष्णी, वितस्ता नहीं परुष्णी कहेंगे इसको। ठीक है, यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ, जिसको आप वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। ठीक है, वितस्ता तो जो है वो झेलम का नाम है। ठीक है, वितस्ता झेलम का नाम है, अस्कनी चेनाब का नाम है। ठीक है, तो वितस्ता नहीं कहेंगे। यह युद्ध जो हुआ था वो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसे आप वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। लेकिन इस युद्ध में कौन जीता हुआ, मतलब विजय किसकी हुई? 10 राजाओं की नहीं हुई। इस युद्ध में विजय हुई थी सुदास की। भरत वंश का जो राजा था सुदास, उसकी विजय हुई। अब सुदास किस वंश का था? भरत वंश का था। भरत वंश एक ऐसा शक्तिशाली वंश सिद्ध हो जाता है इस युद्ध के बाद कि इसी के नाम पर आगे चलकर जो भारत नाम हमारा पड़ा है हमारे देश का, वो इसी वंश के नाम पर पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि एक अकेले राजा ने 10 राजाओं को हरा दिया। इसीलिए कि ऐसा राजा तो 10 राजाओं को हरा सकता है, वो किस वंश से बिलोंग करता था? भरत वंश से। और उसी के नाम पर आपको याद रखना है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अब ये आर्यव्रत भी यहीं से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब आर्य पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे तो यहाँ पर आज एक नदी बहती है, यहाँ पर बहती है, लगभग मध्य प्रदेश के आसपास खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी को हम बोलते हैं नर्मदा नदी। इस नदी को बोलते हैं नर्मदा नदी। और जो यहाँ से निकलती है लगभग मानसरोवर से और ऐसे करके पाकिस्तान में चली जाती है, इसको बोलते हैं हम सिंधु नदी। और एक नदी यहाँ पर आपकी बिहार में बहती है, वर्तमान में आप उसे गंडक नदी बोलते हैं। उस समय इसको सदा नीरा नदी बोला जाता था। तो जब आर्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास पूर्व की ओर अपना विस्तार किया उन्होंने, तो वो दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पश्चिम में सिंधु नदी तक और पूर्व में सदा नीरा नदी तक इस पूरे क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। लगभग समस्त उत्तर भारत पर, जहाँ आज का मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान, इस पूरे क्षेत्र पर आर्यों ने अपना विस्तार कर लिया, या इस पूरे क्षेत्र में आर्य बस गए और आर्यों ने इस पूरे क्षेत्र को नाम दे दिया क्या? आर्यव्रत। अपने नाम पर इस पूरे उत्तर भारत को उन्होंने क्या नाम दिया? आर्यव्रत नाम दिया। इसलिए भारत का नाम हम
आर्यव्रत कहते हैं, या भारत का नाम आर्यव्रत इस प्रकार पड़ता है क्योंकि जब आर्य आए और उन्होंने पूर्व की ओर अपना विस्तार किया और जब समस्त उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया, पश्चिम में सिंधु नदी तक, पूर्व में सदानीरा नदी तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक, तो इस पूरे क्षेत्र को हमने नाम दिया क्या? आर्यव्रत। अब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ता है? हिंदुस्तान नाम जो पड़ता है वो ईरानियों के द्वारा हमारे भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया है। ईरानी व्यापार करने आते हैं, वो भी कहाँ आते हैं? सिंधु नदी के आसपास, सब सिंध प्रदेश में, ठीक है, जहाँ पे वर्तमान में पंजाब है। ईरानी भी यहाँ व्यापार करने आते हैं सिंधु नदी के किनारे। तो जब ईरानी व्यापार करते थे सिंधु नदी के किनारे, तो जो ईरानियों की भाषा थी वो कौन सी थी? वो फारसी थी। ये मैंने अभी पहले भी बताया आपको, जो ईरानियों की भाषा थी वो फारसी थी। और फारसी वर्णमाला की एक विशेषता है कि फारसी वर्णमाला में जो हमारे यहाँ पर से नाम की ध्वनि है, फारसी वर्णमाला में उसका अर्थ उनके वहाँ पर है, और जो हमारे यहाँ पर हमारी हिंदी वर्णमाला में द ध्वनि है, उनके वहाँ पर उसका अर्थ द है, ठीक है। तो जब ईरानी व्यापार करने आते हैं, सिंधु नदी के आसपास जब बस जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो उन्होंने इस सिंधु नदी को, क्योंकि उनके यहाँ पर फारसी वर्णमाला में से का अर्थ है से है, या से के स्थान पर वो है का प्रयोग करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो आवाज या जो ध्वनि हमारी हिंदी वर्णमाला का से शब्द निकालता है, फारसी वर्णमाला का वह शब्द है की ध्वनि निकालता है, ठीक है। और द की जो ध्वनि निकलती है उनके वहाँ वो द से निकलती है। तो इन्होंने सिंधु नदी को से ना कहकर है कह दिया और द को ध ना कहकर द कह दिया, और इन्होंने सिंधु नदी को नाम दिया क्या? हिंदू नदी। सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू नदी नाम दिया। और हिंदू नदी जिस देश में बह रही हो, किस देश में बह रही है? पाकिस्तान तो उस समय भारत के ही पास था, अलग तो नहीं हुआ था। तो सिंधु नदी जिस देश में बह रही हो उस देश का नाम पड़ जाता है क्या? हिंदुस्तान। ऐसे हिंदी हमारी भाषा का विकास, नामकरण जो हुआ है वो इन्हीं के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो भाषा बोली जाती रही हो उसको नाम दिया गया हिंदी, ठीक है। हिंदी का विकास भी ऐसे हुआ है। अब ये भारत का हिंदुस्तान नाम हो गया, ठीक है। इंडिया की नाम की बात करते हैं। इंडिया की बात करें तो जो इंडिया है, जो भारत का इंडिया है, ये किसकी देन है? जो इंडिया नाम है ये यूनानियों की देन है, ठीक है। आर्यव्रत, भारत, ये किसकी देन है? दोनों ये आर्यों की देन है। हिंदुस्तान ईरानियों का है, इंडिया किसका है? इंडिया जो है वो यूनानियों का है। भारत अर्थात इंडिया हमारे संविधान का है, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं तो जब यूनानी आए तो यूनानी भी भारत में व्यापार करने आते हैं, और वो भी कहाँ पर आकर बसे? सिंधु नदी के किनारे। ये सिंधु नदी के माध्यम से वो व्यापार करते थे। सभी लोग सिंधु नदी के किनारे क्यों आते थे? सब यहीं से व्यापार क्यों करते थे? क्योंकि उस समय भारत में ये सबसे कह सकते हैं जो सब सिंध प्रदेश है, ये उत्पादन के क्षेत्र में या व्यापार की दृष्टि से कच्चे माल को लेकर ये उस समय बहुत ही उत्पादित क्षेत्र, या फिर ये कह सकते हैं कि धन धान्य से ये भरपूर था, ठीक है। यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सिंधु नदी के आसपास खेती ले लो या फिर व्यापार ले लो, सब कुछ यहाँ पर बढ़िया चलता था, इसलिए जो भी आता था वो यहीं पे आके बस जाता था, यहीं से व्यापार करता था। तो यूनानी आते हैं, और यूनानियों ने वास्तव में यूनानी व्यापार के उद्देश्य से नहीं आए थे। यूनानी जो आए थे वो सिकंदर के आक्रमण के साथ, उसके साथ भारत आए थे, जब सिकंदर आक्रमण करता है, जो कि मकदूनिया का शासक था। तो जब सिकंदर सिंधु नदी के आसपास आया तो उसके जो साथ लेखक आए थे उनके विवरण से पता चलता है कि सिकंदर के जो साथ उसकी सेना थी, या सिकंदर के साथ जो राइटर थे, उन्होंने सिंधु नदी को सिंधु ना कहकर यूनानी भाषा में इंडस नाम दिया। सिंधु नदी को सिंधु ना कहकर यूनानी भाषा में क्या नाम दिया? इंडस नाम दिया। और आगे चलकर इस इंडस नाम से ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ता है। हमारे देश का नाम आगे चलकर इंडिया पड़ता है। जो अभी मैंने आपको बताया भारत और आर्यव्रत, कभी कभी सवाल आ जाता है आर्यव्रत शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? तो आर्यव्रत शब्द का जो उल्लेख मिलता है हमें सबसे पहले वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है ऋग्वेद। और आपसे पूछा जाए भारतवर्ष, अभी बताया भारत नाम कैसे पड़ा है?
भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है, ये पूछे किस अभिलेख में मिलता है, ये पूछे किस अभिलेख में मिलता है, तो आपका उत्तर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हमें मिलता है या उल्लेख किया गया है। लेकिन यदि किसी ग्रंथ की बात आ जाए, महाकाव्य की बात आ जाए, तो इसका उत्तर होगा महाभारत। अगर आपसे अभिलेख पूछ रहा है तो आप बताओगे हाथी गुम्फा अभिलेख। आप जानते हैं किससे संबंधित है, राजा खारवेल से, जो कि चैदी वंश के राजा, कलिंग के राजा थे राजा खारवेल। उनका एक अभिलेख है जो बिना तिथि का है और उसको कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी में पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है और इसी में ही पहली बार नहरों से सिंचाई के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो भी हमें इसी में मिलता है, ठीक है। लेकिन भारतवर्ष शब्द पहले किस महाकाव्य में आया सबसे पहले, या किस ग्रंथ में आया, तो महाकाव्य पे आते हैं तो हम महाभारत में आया, क्योंकि महाभारत और रामायण दो ही महाकाव्य हैं। अभिलेख का नाम देगा तो आप हाथी गुम्फा अभिलेख बताएंगे, ठीक है। आर्यावर्त सबसे पहले जो आया वो ऋग्वेद में आया। अब इसके बाद भारत अर्थात इंडिया, ये आप सभी जानते हैं। भारत अर्थात इंडिया जो है ये भारत का संवैधानिक नाम है और भारतीय संविधान का भाग 1, भारतीय संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद भी 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत का जो नाम पड़ता है, कैसे पड़ता है, भारत अर्थात इंडिया, ये हमारा संविधान कहता है, इसलिए हम भारत को भारत अर्थात इंडिया कहते हैं। इसके अलावा भारत के और भी नाम है। भारत अर्थात इंडिया क्यों कहते हैं ये मैंने बताया, क्योंकि हम नहीं बताएं तो ही कोई बात नहीं है, ठीक है। हम क्योंकि भारत भूगोल पे चर्चा करने जा रहे हैं, अभी तक हमने भारत भूगोल ही पढ़ रहे हैं वैसे तो, क्योंकि भारत के नामों से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। भारत के और भी नाम है। भारत का एक नाम थियान मिलता है, भारत का एक नाम अर्धचंद्राकार मिलता है, बहुत सारे नाम है। जब भारत में चीनी यात्री आए और उन्होंने जाकर अपना विवरण वहाँ लिखा चीन में जाकर, जैसे वेनसांग आया तो वेनसांग ने चीन में जाकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सीयूकी, एक पुस्तक लिखी सीयूकी। तो सीयूकी से हमें जो भारत का नाम मिलता है वो थियान मिलता है। भारत को चीनी भाषा में थियान नाम दिया गया है। तो खैर उनकी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम अब भारत भूगोल को लेकर चल रहे हैं। अब हम सबसे पहले क्या जानते हैं, भारत का हम आकार जानते हैं। आकार या फिर आप आकृति कह सकते हैं, ठीक है। भारत का आकार कैसा है, भारत का जो आकार है वो कैसा है, चतुष्कोणीय आकार का है। चतुष्कोणीय स्थिति है भारत की। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय, ठीक है। चतुष्कोणीय का अर्थ है भारत में हमें मानचित्र को देखते हैं तो इसमें हमको 4 कोने नजर आते हैं, ठीक है। आप ध्यान से भारत के मानचित्र को देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा लगता है कि पश्चिम में एक मतलब बाजू है भारत की, एक बाजू इधर है, और दक्षिण में भारत माता के दोनों पैर हैं और उत्तर में भारत माता का सिर है। तो हमें भारत जो है वो एक वास्तव में भारत माता हमें एक महिला की तरह नजर आती है। हमारा जो भारत का मानचित्र है, ऐसा मानचित्र दुनिया में शायद किसी देश का नहीं है जैसा भारत का मानचित्र है, ठीक है। तो भारत की स्थिति चतुष्कोणीय स्थिति है भारत की, ठीक है। और स्थिति में हम क्या देखेंगे, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, लेकिन एशिया आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो भारत दक्षिण एशिया कह सकते हैं कि भारत दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब दक्षिण एशिया भी यदि ऑप्शन में आपको नहीं देता तो भारत दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके मध्य में स्थित है। भारत दक्षिण एशिया के देशों के मध्य में स्थित है, ठीक है। भारत कहाँ स्थित है, दक्षिण एशिया के देशों के मध्य में स्थित है भारत, ओके, कोई बात नहीं। अब दक्षिण एशिया के देशों के मध्य कैसे है भारत, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो भाई दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं उनमें ये देश प्रमुख है जो मैं अब आपसे नाम लेने जा रहा हूँ। भारत के यहाँ पर है मालदीव, जो आपको नजर ना आ रहा हो तो भारत के दक्षिण में देखना, जैसे यहाँ पर देखोगे आप लक्षद्वीप, पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में जो अरब सागर है ये अरब सागर है,
अरब सागर में ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप है। इससे और नीचे जाते हैं तो मालदीव देश है, ठीक है। इससे और नीचे जाएंगे तो मालदीव है। और मालदीव एक मालदीव एक दक्षिण एशिया महाद्वीप का देश है। 7 महाद्वीप है दुनिया में, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है उसको हम दक्षिण एशिया बोल रहे हैं। और उस दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं, जैसे कि मालदीव आता है, इंडोनेशिया आता है, बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है और भारत आता है, ठीक है। ये सब दक्षिण एशिया के देश जो है बोले जाते हैं। और भारत इन दक्षिण एशिया के देशों के बीच में स्थित है। बीच में कैसे, तो आप देख लो, आप पूर्व पे नजर मारेंगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, पश्चिम में यहाँ पे अफगानिस्तान है। इसके पूर्व में चलते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान है, इसके पूर्व में चलते हैं तो भारत है, ठीक है। कहने का अर्थ है भारत के पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण में देखते हैं तो मालदीव, और इधर देखेंगे आप यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके और दक्षिण में जाएंगे तो आपको इंडोनेशिया के द्वीप नजर आएंगे। तो भारत के दक्षिण पूर्व की बात करें, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया है, और जबकि पश्चिम दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में मालदीव है। तो आप मोटे तौर पर याद रखें कि पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, और दक्षिण में मालदीव और इंडोनेशिया है। पूर्व की बात करते हैं तो बांग्लादेश और म्यांमार है। उत्तर की बात करते हैं तो नेपाल और भूटान है। तो भारत इन सभी जो दक्षिण एशिया के देश हैं इनके बीचों बीच स्थित है या मध्य में स्थित है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि भारत एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप में भी दक्षिण एशिया महाद्वीप में, और दक्षिण एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उनके मध्य में स्थित है भारत, ठीक है। ओके, तो भाई आप पहली बात तो कोई भी वीडियो है उसको पूरा देखा, मेरा तो यही अनुरोध है। मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपकी समझ में आए, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जा रहा है, आपका फ़ायदा होना चाहिए। थोड़ी एनर्जी खर्च हो रही है आपके सामने, मैं लगभग 5 या 6 घंटे आपको वहाँ पे जो भी बोल के आया, अब लगभग 1-1.5 घंटा यहाँ पे भी आपसे कुछ प्राप्त आपको प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भारत चतुष्कोणीय स्थिति भारत की हो गई, एशिया महाद्वीप में स्थित हो गया, ये तो हमने भारत की स्थिति जानी, ठीक है। अब हम भारत का भाई थोड़ा क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब यदि भारत की ये उत्तर से दक्षिण की ओर ये वाली लंबाई पूछी जाए, आपके पास मानचित्र होना बहुत ही आवश्यक है। मैं पूरा मानचित्र आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझ पे एक दिक्कत ये है कि कभी भी छोटा मानचित्र जो है दर्शाया नहीं जाता, पूरा बड़ा मानचित्र दर्शाया जाता है। यही कमी चल रही है कि आपको पूरा मानचित्र नजर नहीं आ रहा है। बाकी आपको पूरे की जरूरत भी नहीं है, आप मेरे साथ ऐसे ही काम करते रहिए और आप अपने पास बस मानचित्र रखिए। भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है, ये वाली लंबाई जो है, यानी सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी और उत्तर में जाकर जो जम्मू कश्मीर है पाक अधिकृत क्षेत्र, वहां तक भारत की जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है, ये तो भारत का हो गया क्षेत्रफल। भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितनी है? वो आपकी हो जाएगी 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3214 किलोमीटर। ये भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। इसके बाद ये तो उत्तर दक्षिण की बात है। अब बात करते हैं पश्चिम से पूर्व तक, यानी कि गुजरात। आप देखोगे भारत के मानचित्र में तो सबसे पश्चिम में जो राज्य है भारत का वो गुजरात है, और सबसे पूर्व में जो भारत का राज्य है वो कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत की पश्चिम से पूर्व तक जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है लास्ट तक, उधर अरुणाचल प्रदेश तक और इधर गुजरात तक,
ये जो है ये कितनी है, तो ये भारत की है 2933 किलोमीटर। ये भारत की कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत की हो जाएगी 2933 किलोमीटर। ये भारत की कौन सी लंबाई बताई है मैंने, ये भारत की बताई है मैंने पूरब से पश्चिम कह सकते हैं, या इसको अपने आप पश्चिम से पूरब, कुछ भी कहिए, जैसे भी आपको सेटल लगे वो। ये भारत की होगी ये बड़ी लंबाई। क्षेत्रफल भी पता चल गया हमें, लंबाई भी पता चल गया। अब भारत का क्षेत्रफल में पूरी दुनिया में जो बड़े देश हैं, क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान आता है, पूरी दुनिया के देशों में भारत का जो क्षेत्रफल में स्थान आता है वो कौन सा आता है, वो 7वां आता है। भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है, पूरे दुनिया के देशों में भारत का जो क्षेत्रफल में स्थान आता है कौन सा आता है, वो 7वां आता है। ठीक है, अब भारत का 7वां स्थान है, तो भारत से पहले और कौन कौन से बड़े देश हैं हम उनको देख लेते हैं। आप इनको साथ के साथ नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है भारत का क्षेत्रफल। और देश कौन कौन से हैं, जो भारत से पहले 6 देश है, क्योंकि भारत का स्थान कौन सा है, भारत का तो स्थान है 7वां, लेकिन भारत से पहले 6 देश भी तो होंगे। भारत से पहले 6 देश कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है। रूस के बाद दूसरा बड़ा देश जो है वो कनाडा है। कनाडा के बाद तीसरा बड़ा देश जो है वो कौन सा है, तीसरा बड़ा देश जो है वो चीन है, चाइना है। चौथे स्थान पर जो है वो कौन है, चौथे स्थान पे जो सबसे बड़ा देश है चाइना के बाद वो अमेरिका है, वो अमेरिका है। अमेरिका के बाद 5वें स्थान पर जो देश है वो कौन सा है, अमेरिका के बाद जो 5वें स्थान पर देश है वो ब्राजील है, क्षेत्रफल में, जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, जनसंख्या की बात नहीं हो रही है। 6वें स्थान पर जो है वो कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कितवें स्थान पर है, 6वें स्थान पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो 7वें स्थान पर देश आता है वो हमारा भारत आता है, और भारत के बाद जो 8वें स्थान पर आता है वो कजाकिस्तान आता है, कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान भारत का 8वें स्थान पर देश आता है। ठीक है, तो भारत का 7वां स्थान है, ये आप जानते रहिए। भारत क्षेत्रफल में 7 बड़े देशों में आता है, 7वें स्थान पर आता है। इससे पहले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है क्षेत्रफल में। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब इसकी एक ट्रिक भी है, वैसे मैं वास्तव में ट्रिक पे कोई भरोसा नहीं करता हूँ, आप इसके ट्रिक ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, ये आप इस पर इस्तेमाल कर लीजिए। 7 जो क्षेत्रफल में बड़े देश हैं वो अपने आप आ जाएंगे। रैसे रूस हो जाएगा, कैसे कनाडा हो जाएगा, चीन पे कुछ नहीं करना है, पूरा चीन आ जाएगा तीसरे स्थान पर। ऐसे अमेरिका आ जाएगा, वैसे ब्राजील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत अपना पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रुक चीन अब आ भारत। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का, यानी कि 32,87,263 जो क्षेत्रफल है वो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2% है, 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। आपको जरूर नहीं है कि ये लिखा दे, आपको ये भी दे सकता है 242 भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, 242 आपको 243 भी दिया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 242 ही देगा, तो ये आपको ऑप्शन दे के सेटल कर लेना है मेरे भाई, इतना तो अपने आप सोच लेना है। मैं जो भी कर रहा हूँ आपको ध्यान में रखकर कर रहा हूँ, अब से पहले करा हो ना करा हो, लेकिन आज के बाद जिस प्रकार अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था ना कलिंग युद्ध के बाद, इसलिए ही ऐसा समझो कि मेरा भी अब आपके आज के युद्ध को देखकर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। मैं आज से आपके लिए पूरी तरह से संघर्ष करूंगा, आज से आपके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। हर कुछ आपसे, कभी भी आप मुझसे कोई भी सहायता मांग सकते हैं, जो मेरे पास हो मैं आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ।
जो भी आपको कोई भी परेशानी लग रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, मेरा चैनल है, इस पे कमेंट करके आप अपनी कमेंट जरूर भेजें। कोई भी आपको किसी भी जीएस से जुड़े हुए किसी भी पर्सन के लिए कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी कह सकते हैं कोई भी टॉपिक है जहाँ से आप कहोगे कि सर इस पर वीडियो बनाइए, आप जरूर हमको सर ही कहें, हम आपके ब्रदर के समान हैं, ठीक है, चाहे आप गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है तो आप कमेंट कर दीजिए इसमें। बाकी मेरा आपको नीचे वीडियो के नीचे आपको मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं मोबाइल थोड़ा कम यूज़ करता हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का इमरजेंसी में ही प्रयोग करें, तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट सबकी देख लूँगा, ठीक है। कोई भी यदि आपको दिक्कत लगती है, मैं आपको हर तरीके से हर चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो बस कृपया करके आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आप बस ओनली मेहनत करिए, कुछ भी चीज़ कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। मैं कर रहा हूँ तो आपको भी करना है। तो वही हमने जाना, भारत का क्षेत्रफल हो गया, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई होगी, भारत का स्थान भी होगा। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे पहले स्थान पर चीन आता है और दूसरे स्थान पर भारत आता है। आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें भारत से मतलब है। भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है चीन के बाद, और भारत की जो जनसंख्या है पूरी दुनिया की जनसंख्या का 17.5% है, और 2011 के आंकड़ों के अनुसार है ये, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया की जनसंख्या का 17.5% है। एक बुक है जिसका नाम है घटना चक्र, जिसमें लिखा हुआ है भारत की जनसंख्या सारे विश्व की जनसंख्या का 16.4% है। तो आप इस पे नहीं चाहिए, आप 17.5% याद रखिए, मेरा दावा है बिल्कुल ठीक है, ओके। मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ जो भी बुक है, क्योंकि मैं सबको कहते हैं ना रूटीन में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये होगी भारत की जनसंख्या। लगभग भाई अब जो टाइम हो रहा है लगभग 11 से ज़्यादा बजे हुए हैं, रात हो रही है, आप सब सो रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है पढ़ रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि मेरे लिए जो दिन है वो रात ही मेरे लिए दिन होता है। मुझे रात में पढ़ाई करने में थोड़ा आनंद आता है, इस वजह से मैं रात में ही करता हूँ अपना अधिकतर, ठीक है। तो आप सो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आपको वीडियो मिल जाएगी। चलो थोड़ा और बता देते हैं। क्षेत्रफल हो गया, सब कुछ हो गया। अब भारत का हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार करते हैं, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो भारत का सबसे पहली बात जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, और भारत का जो विस्तार है वो उत्तर में चला जाता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको रट लेना है। अब आपको एक और बात बताऊं, वास्तव में ये भारत का सही अक्षांशीय विस्तार नहीं है। आपसे सवाल यहाँ पे यदि ये पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपका ये उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन मैं आपसे कहूँ, आपसे परीक्षा में तो सदैव यही पूछा जाता है, ये कोई ऊंचे लेवल की परीक्षा है तो उसमें घुमा के पूछ सकता है, आपसे ये पूछा जाएगा भारत का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन ये मुख्य भूमि का है वास्तव में, अर्थात जो आपको ये मानचित्र दिखाई दे रहा है, ये हमने जो अक्षांशीय विस्तार हमने जो देखा है ना, ये जो मान है 8.4 डिग्री, पता है किसका मान है? 8.4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश किसका मान है? यहाँ पे उत्तरी अक्षांश के जगह पे मैं थोड़े समय के लिए एन लिख देता हूँ। तो ये जो मान है किसका है? ये कन्याकुमारी का है, तमिलनाडु का जो सबसे दक्षिणी छोर है जिसे कैप कोमोरिन कहते हैं, उसे कन्याकुमारी कहते हैं।
ये कन्याकुमारी का मान है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन क्या भारत कन्याकुमारी से शुरू होता है? नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। भारत दक्षिण में कन्याकुमारी से शुरू नहीं होता है, बल्कि आप इधर आएंगे तो जो अंडमान है, नीचे वाले निकोबार द्वीप समूह है, ऊपर वाले अंडमान द्वीप समूह है। इनमें निकोबार द्वीप समूह में 2 द्वीप मुख्य हैं और छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। निकोबार में ऊपर वाला जो है इसको कार निकोबार कहते हैं और नीचे वाला जो है इसको ग्रेट निकोबार कहते हैं। इसको ग्रेट निकोबार, ऊपर वाले को कार निकोबार कहते हैं। पहले तो आप ये जानते रहिए, इन जो हमारे बंगाल की खाड़ी में द्वीप है इनको मिलाकर कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अर्थात द्वीपों का समूह, एक से ज्यादा द्वीप। ठीक है, इनमें ऊपर जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं अंडमान द्वीप समूह और जो नीचे है इनको कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान में 4 द्वीप मुख्य आते हैं और निकोबार में 2 द्वीप मुख्य आते हैं। निकोबार के जो 2 द्वीप है उनमें ऊपर वाले द्वीप को हम कार निकोबार कहते हैं, नीचे वाले द्वीप को हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। तो जो ग्रेट निकोबार है, मान लो कुछ समय के लिए ये ग्रेट निकोबार द्वीप बना दिए। इस ग्रेट निकोबार द्वीप का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, मतलब दक्षिण सिरा है, इसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट। तो जो इंदिरा पॉइंट है ये 8.4 उत्तरी अक्षांश पे स्थित नहीं है, बल्कि जो इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय मान है वो कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। लेकिन ये जल में है, ये भारत की मुख्य भूमि नहीं है, ये भारत के जल में है। इसलिए आपसे पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का या भारत का अक्षांश विस्तार, तो आप यही बताते रहिए 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन भारत का यदि कहने लगे आपसे, मान लो आप ऑप्शन में ये नहीं है और भारत का पूछे कि द्वीपों सहित आप इसका अक्षांश विस्तार बताइए, तो द्वीपों सहित भारत का अक्षांश विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये हो जाएगा 37 डिग्री और 37 के बाद कितना लिखा था मैंने? 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि कन्याकुमारी से तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश से मान ले रहे हैं हम। यदि द्वीपों को भी देख लिया जाए तो जो 8.4 है तो कन्याकुमारी का है, जबकि जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी से थोड़ा दक्षिण में निकला हुआ है। ठीक है, कन्याकुमारी तो आपको यहाँ पे लास्ट में पता चलेगा, जो आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन इधर आते हैं तो इनमें जो कन्याकुमारी नीचे जाएगा ना, इधर जो इंदिरा पॉइंट है वो उससे भी नीचे है, उससे भी दक्षिण में है। इसलिए उसका जो मान है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक माना जाता है। ओके, अब ये अक्षांश विस्तार कैसा है, देशांतरीय विस्तार कैसा, इस पे मैं अगली बार वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको केवल अभी आप जो भारत का अक्षांश विस्तार, देशांतरीय विस्तार, केवल वो बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। ओके, अब आप देशांतरीय विस्तार भी देख लीजिए। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार, ठीक है, तो जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? ये जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। ये आपको ये भी रट के रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कैसे निकालते हैं या अक्षांश देशांतरीय विस्तार क्या है, अब थोड़ा टाइम लगेगा। अब की बार जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें शुरू में यही समझाया जाएगा। इसके अलावा भारत के जो उत्तर व दक्षिण बिंदु हैं ये सब बताए जाएंगे आपको। भारत के बंगाल खाड़ी वगैरह जितनी भी स्थला करती हैं आस पड़ोस की, वो सभी बताई जाएंगी। केवल आप अभी इतना रट लीजिए, ठीक है। एक दो पॉइंट और बता देते हैं। भारत की जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु है उससे बोलते हैं कन्याकुमारी, यानी कि जो तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि अर्थात जो भारत की भूमि है उसमें सबसे दक्षिण में जाकर जो दक्षिणी छोर है उसका नाम है कैप कुमोरी या उसे कन्याकुमारी कहते हैं। इस कन्याकुमारी से जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है वो कितनी दूर है?
876 किलोमीटर दूर है, ये भी आप याद रखें। इस कन्याकुमारी से जो विषुवत रेखा है कितनी दूर है, 876 किलोमीटर दूर है। 0 डिग्री अक्षांश जिसे कहते हैं, ये भी मैं बताऊंगा कि 0 डिग्री अक्षांश क्या है आगे वाली वीडियो में। बस आप बने रहिए, आपके साथ पूरी मेहनत लगा दूंगा, ठीक है। और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से बीच में से जो गुजर रही है रेखा, इसको बोलते हैं हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिससे आप कह सकते हैं कर्क रेखा, ठीक है। आप इससे कर्क रेखा भी कह सकते हैं, कर्क रेखा भी समझाई जाएगी, आप इससे कर्क रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, या कह सकते हैं कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। सवाल आएगा कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो आप बिल्कुल सिंपल सादा में उत्तर दे देना, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है इस पे हम आगे वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, इसकी हम ट्रिक रखेंगे, मैं तो अभी मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण की बात करते हैं तो हिंद महासागर है, उत्तर की बात करते हैं तो हिमालय पर्वत है, ठीक है। भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये भारत की इस तरह करती है। तो भाई आपसे ये पूछा जाए भारत के पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है, तो आप बता दोगे लक्षद्वीप है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है। जबकि भारत के पूर्व में या दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह है, तो आप बताओगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के जो दक्षिण पूर्व है उसमें कौन सा द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, कुछ भी बन सकता है सवाल। बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा द्वीप समूह है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर अरब सागर में लक्षद्वीप, मनिकाय, ये सब इसमें है, ठीक है। अभी हम आगे वाली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब तक, क्योंकि ज़्यादा भी ठीक नहीं है, इतना ही होना बहुत है, तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी तो भाई लाइक कर देना, और जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनको सब्सक्राइब करवा देना। बाकी आपके साथ पूरी मेहनत करी जाएगी, पूरी आपको कह सकता हूँ फ्री में, आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, ठीक है। जब तक मैं हूँ आपको जीके से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप लगातार बने रहिए। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है।